नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और खबरों के इस नए ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले हम पाकिस्तान के पहलगांव प्लान पर बड़ा खुलासा करेंगे। 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने जो पहलगांव में किया, इसकी भूमिका 2.5 महीने पहले ही बन चुकी थी और इस योजना में पाकिस्तान में बैठे कई आतंकवादी संगठन शामिल थे। आज पूरा कच्चा चिट्ठा खुलेगा। इसके बाद आपको जम्मू कश्मीर में सेना के ऑपरेशन ऑल आउट के बारे में बताएंगे। जम्मू कश्मीर के त्राल, अनंतनाग, बांदीपोरा, कठुआ, इन तमाम जगहों पर सेना आतंकियों के शिकार पर निकल पड़ी है और उन पर कहर बनकर टूट पड़ी है। अनंतनाग में आतंकी आदिल के घर को बम से उड़ा दिया गया, दूसरे आतंकी के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। आज ब्लैक एंड व्हाइट में आतंकी और उनके आकाओं के सभी मंसूबों को मिलकर बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि आखिर इस हमले के पीछे उनका असली मकसद क्या था। इसके बाद आपको पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कूटनीतिक एक्शन के, रणनीतिक एक्शन के बारे में हम बताएंगे। कूटनीति से पाकिस्तान की कमर तोड़ने के बाद भारत रणनीति से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारत की सेनाओं की गर्जना ने पाकिस्तान के दिल में कपकपी पैदा कर दी है। पाकिस्तान भारत के अगले कदम को लेकर बेहद परेशान है। इस समय भारत के फाइटर जेट युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। भारत के युद्धपोत मिसाइल हमले का परीक्षण कर रहे हैं और इन्हें देखकर पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। और मेरी एआई वर्जन भी आपको भारत के एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। अंजना, पाकिस्तान के लोगों को चुन चुनकर भारत से बाहर निकाला जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की। पाकिस्तान के लोगों को वहां से बाहर निकालने का साफ निर्देश दे दिया है। हमें आज ये प्रण लेना होगा कि हम आतंकियों की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। आज हम ब्लैक एंड व्हाइट में परत दर परत आतंकियों की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। इसकी शुरुआत हम उस सवाल से करना चाहते हैं जिसका जवाब सारा देश जानता है। सवाल ये कि पर्यटकों में केवल हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया गया? क्या आतंकियों का मकसद कश्मीर को हिंदुओं के लिए असुरक्षित ठहराना था या इसकी वजह कुछ और थी? आतंकी हमलों में अभी तक जो पैटर्न देखा गया उसमें पहली बार पर्यटकों से उनका धर्म पूछकर गोली मारी। खुफिया एजेंसियां इस बात से परेशान थी, लेकिन उनको अपनी जांच में पता चला कि पहलगांव हमले में हिंदुओं को टारगेट की साजिश 5 फरवरी 2025 को रची गई थी। 5 फरवरी को पाकिस्तान और उसके आतंकी संगठन कश्मीर सॉलिडारिटी डे के नाम पर भारत विरोधी रैलियां करते हैं और पहली बार इस रैली में लश्कर के आतंकियों ने हमास के आतंकियों को न्योता दिया। सोचिए, फिलिस्तीन में जो हमास के आतंकी हैं उनको वो न्योता देते हैं कश्मीर दिवस पर। खुफिया एजेंसियों को लगता है कि पहलगांव हमले में लश्कर ने फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास की मदद ली है और लश्कर के आतंकियों को टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ने स्थानीय मदद दी। पहलगांव हमले के पीड़ितों ने बताया है कि हमले में 5-6 आतंकी शामिल थे। आतंकी जो सामने आए उसमें 2 से 3 आतंकी विदेशी भाषा बोल रहे थे। बार बार हमने आपको ब्लैक एंड व्हाइट में बताया है कि उनमें से कुछ पश्तो बोल रहे थे। 2 आतंकी स्थानीय थे, यह भी सामने आया है। इसी के आधार पर संदेह जताया जा रहा है कि पहलगांव पर हुआ हमला लश्कर, हमास और टीआरएफ ने मिलकर किया है। यह बहुत बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा, फिलिस्तीन वाला हमास और लश्कर का एक फ्रंट जिसे अंग्रेजी नाम दिया गया है द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो बाद में आकर खुद क्लेम करता है कि हमने किया, इन तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। इस साल 5 फरवरी को हमास के आतंकी पहली बार पीओके में आए थे। इन्होंने पाकिस्तान सरकार और आतंकियों द्वारा आयोजित कश्मीर सॉलिडारिटी डे की रैली में शिरकत की थी। हैरानी की बात यह थी कि हमास के आतंकियों का यहां पर वीवीआईपी स्वागत किया गया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक रावलकोट में पहलगांव हमले की साजिश रची गई और उसके बाद यही वो जगह है जहां पर 5 फरवरी को लश्कर, हमास और जैश ने कश्मीर सॉलिडारिटी डे के नाम पर रैलियां की थी। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लश्कर हो
जैश हो, सबके आतंकी शामिल थे। आतंकियों का मेला चला। इसमें वो आतंकी भी थे जो भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। रैली के मंच पर लश्कर चीफ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, आतंकी मसूद अजहर का भाई तलहा सैफ, जैश का टेरर लॉन्चिंग कमांडर असगर खान कश्मीरी और जैश का कमांडर इलियासी मौजूद था। मसूद इलियासी उसका पूरा नाम है। देखिए, पाकिस्तानी आतंकियों ने इस रैली में हमास आतंकियों के अल अक्सा फ्लड हमले का समर्थन किया था। अब इससे आप समझ सकते हैं कि यह मामला कैसे जुड़ रहा है। हमास अल अक्सा फ्लड उस आतंकी हमले को कहता है जिसमें उसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के मासूम लोगों को मार दिया था, कई लोगों को बंधक बना लिया था, जो आज तक बंधक बने हुए हैं। पाकिस्तानी आतंकियों ने इस हमले के लिए हमास की तारीफ की थी, उनसे कश्मीर में इस तरह के हमले के लिए मदद भी मांगी थी। रावलकोट में हुई इस रैली में हमास की तरफ से खालिद कद्दूमी ने हिस्सा लिया था। वो हमास का प्रतिनिधि है। तस्वीर आपके सामने है। वीडियो प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं कि पीओके में जो कश्मीर दिवस पर आतंकियों का मेला लगा था, उसमें पहली बार हमास की तरफ से खालिद कद्दूमी हमास का प्रतिनिधि बन के आया था। आज हम आपको इस रैली की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिसमें लश्कर और जैश के आतंकी हमास के साथ जुड़कर इतने खुश थे कि उन्होंने पीओके में हमास का जोरदार स्वागत किया। तो पीओके में उस रोज खून से सने हाथ आपस में मिल रहे थे, आसमान की तरफ उड़ रहे थे और तमाम अंतर्राष्ट्रीय जो ये आतंकी संगठन है उसमें हमास का ऐसा स्वागत। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान के आतंकी और हमास के आतंकी भाई भाई हैं। इसीलिए उनके स्वागत में गाड़ियों और घोड़ों से रैली निकाली गई थी। ये देखिए तस्वीरें। ये पहली बार था जब पीओके में हमास के आतंकियों की एंट्री हुई थी और इसी दिन ये तय हो गया था कि लश्कर, जैश, हमास अब भाई भाई। हमास के जो आतंकी पीओके आए थे वो अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उस वक्त एक्सपर्ट्स ने यह शक जताया था कि अगर लश्कर और जैश के आतंकियों ने हमास को पीओके बुला लिया है तो ये भारत को बहुत बड़ा खतरा है, खासकर कश्मीर पर इसका बुरा असर पड़ेगा। उस दिन रैली के मंच से आतंकियों ने कश्मीर और भारत के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान भी किया था। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि पहलगाम में जो हमला हुआ है वो 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की ही तरह था। हमास के हमले में भी उसका टारगेट यहूदी धर्म से जुड़े लोग थे, यहां पर हिंदू। तो देखिए, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको कई समानताएं दिखेंगी। हमास के हमले में उसका टारगेट यहूदी धर्म से जुड़े लोग थे, हमास ने उन्हीं लोगों को चुन चुन कर मारा जो यहूदी थे। ठीक वैसे ही लश्कर और हमास ने पहलगाम हमले की प्लानिंग की और इस हमले में भी आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी। यहां भी केवल हिंदू धर्म मानने वालों को चुन चुनकर मारा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 फरवरी 2025 को रावलकोट में जो रैली हुई थी उसमें भारत के हिंदुओं के नरसंहार की बात कही गई थी। इस मंच से ऐलान हुआ कि लश्कर, जैश और हमास मिलकर हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। अब सोचिए, 5 फरवरी को लश्कर, जैश और हमास एकजुट हुए और उस दिन उन्होंने हिंदुओं के नरसंहार की बात की और फिर 2 महीने बाद कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें धर्म पूछकर हिंदुओं को ही टारगेट किया गया। पूरी तस्वीर साफ होती चली जा रही है क्योंकि पहलगाम हमले के बाद अब अगर आप देखिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है। और अब आइए आपको बताते हैं, पहलगाम हमले के बाद सबसे बड़ी चुनौती उन आतंकियों को मार गिराने की है जो जंगलों में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। 1000 से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सेना के जवान आतंकियों की तलाश के लिए कश्मीर में पीर पंजाल रेंज के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सुरक्षा बलों के जवान ऑपरेशन कोलनार के तहत त्राल, पहलगांव, अनंतनाग, कठुआ, बांदीपोरा इन तमाम जगहों पर आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। जघन सर्च ऑपरेशन। पहलगाम हमले के 3 दिन बाद सेना ने बड़ा एक्शन लेते हुए जम्मू कश्मीर के त्राल में, अनंतनाग के बिजबिहारा में 2 लश्कर आतंकियों के यहां सर्च ऑपरेशन चलाया। ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियो देखिए। घरों के अंदर आईईडी मिले हैं जिसमें धमाका हो गया। इस धमाके में आसिफ और आदिल नाम के आतंकियों के घर पूरी तरह से
तबाह हो गए। अनंतनाग में जिस टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट आतंकी आदिल के घर में धमाका हुआ है, उसके बारे में यह कहा गया है कि पहलगांव हमले में यह शामिल था। इसने हमले की योजना बनाने में पाकिस्तानी आतंकियों की मदद की थी। इसी तरह से बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों को साथ एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें लश्कर कमांडर अल्ताफ मारा गया है। ये आदिल ठोकर का घर है। ये 2 मंजिला मकान है। आपको देख सकते हैं कि किस तरह से आईडी के जरिए ये उड़ाया गया है, उस पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें, तकरीबन 8 के करीब कल रात को कॉर्डन लगा और तकरीबन 12:30 बजे तक यहाँ पे आईडी के जरिए ये उठा दिया गया। और आपको ये भी बता दें, यहाँ पे वो अपनी माँ के साथ रहा करता था और ऐसी जानकारी है कि एक क्रूशल रोल रहा है उसका इस पूरे पहलगाम आतंकी हमले में। तकरीबन 1500 ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिनको पिछले 40 घंटे में उठाया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। तकरीबन 15 हैं जो कि डायरेक्टली उसमें पाए जा रहे हैं या उसमें सस्पेक्टेड हैं जहां पे पहलगाम का ये आतंकी हमला हुआ है। जाहिर सी बात है, एक बड़ी कार्रवाई की बात है। आदिल कितने टाइम से यहाँ पे नहीं आया था? क्या उसका रोल, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले बोल रहे हैं कि उसका रोल है, इसी वजह से इस घर नीचे किया गया? बिल्कुल, आदिल को हमने 2018 में देखे है। जब वो स्कूल जा रहा था उस टाइम वो बिल्कुल छोटा था। उसके बाद हमने उसको नहीं देखा। वो 2018 में यहाँ से चला गया है। पता नहीं वो पाकिस्तान गया है, कहाँ गया है, ये किसी को भी पता नहीं है कि वो है कहाँ। घर से भाग गया तो भाग गया। त्राल इलाके में ही मोस्ट वांटेड आतंकी आसिफ का घर है, जिस घर पर एक्शन लिया गया है और इस घर को जमीदोज कर दिया गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, सुरक्षा बलों के मुताबिक आसिफ उस हमले में शामिल था। लगभग 3 साल पहले आसिफ गायब हुआ था। उसके बाद पीओके गया था। पीओके में उसने ट्रेनिंग ली थी। तकरीबन 1 साल पहले सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी वो घुसपैठ करके कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए हैं। उसके बाद एक इनकाउंटर हुआ था। इनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया था। उसकी डायरी से कुछ तस्वीरें मिली थी जिसमें आसिफ हथियारों के साथ कुछ पाकिस्तानी आतंकियों के साथ दिखाई दे रहा था। ये पहली लीड थी। उसके बाद से आसिफ को तलाशा जा रहा था, लेकिन जब पहलगाम हमला हुआ उसके बाद आसिफ की सरगर्मी से तलाश की जाने लगी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पूरा घर है, इस घर को जमीदोज किया गया है। पहले यहाँ पर सुरक्षा बल आए, तलाशी अभियान चलाया गया, आसिफ की तलाशी की गई, आसिफ का सुराग तलाशने की यहाँ पर कोशिश की गई। और उसके बाद यहाँ पर जो सुरक्षा बलों की टीम है वो यहाँ पर पहुंची और उसके बाद जो है यहाँ आसिफ को तलाशा गया। उसके बाद जो घर है उसको जमीदोज किया गया। आसिफ कितने साल से घर नहीं लौटा है? मतलब 3 साल से। 3 साल जी। कैसे आप लोग को क्या पता चला आसिफ के बारे में? जी, मतलब जो गवर्नमेंट बोलती है वो इनके साथ आतंकवादियों के साथ चला गया है, तो यही गवर्नमेंट, मतलब हम गवर्नमेंट की बात पे यकीन करते हैं। अच्छा, आसिफ की तस्वीरें आपने देखी बंदूक के साथ कभी? जी, सोशल मीडिया पे हमने देखी।
इतना तो तय है कि हमारी सेना छोड़ेगी नहीं। ये आज की तस्वीरें हैं। सर्च ऑपरेशंस जारी है। कूटनीति से पाकिस्तान की कमर तोड़ने के बाद भारत रणनीति से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार है। भारत की सेनाओं की गर्जना ने पाकिस्तान के दिल में कपकपी पैदा कर दी है। पाकिस्तान भारत के अगले कदम को लेकर बहुत परेशान हो चुका है। इस समय भारत के फाइटर जेट हवा से बातें कर रहे हैं। भारत के युद्धपोत समुद्र के सीने को चीरते हुए मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं। भारत की फाइटर जेट्स की गर्जना और मिसाइल परीक्षण से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। परेशान पाकिस्तान की सेना रात भर जागते रहो का शोर मचाती रही और इसी डर में रात भर फायरिंग करती रही। LOC पर पाकिस्तान की जो कई चौकियां हैं वहां से गोलीबारी का शोर सुनाई दिया, जिसका भारत की सेना ने माकूल जवाब दिया। इस बीच भारत की वायुसेना ने अपनी शक्ति का संधान किया और राफेल और सुखोई को आसमान में अपना दमखम परखने के लिए रवाना कर दिया। वायुसेना के इस युद्धाभ्यास का नाम था आक्रमण, जिसमें पायलट ने पहाड़ी और मैदान में अपनी लक्ष्य साधने की क्षमता को परखा और इसके लिए लंबी दूरी की उड़ानें भी भरी। ये युद्धाभ्यास पायलट्स को युद्ध जैसा अनुभव देने के लिए किया गया ताकि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत ने समुद्र की सतह से भी, देखिए वहां पर हवा में मार करने वाली, समुद्र की सतह से हवा में मार करने वाली जो मध्यम दूरी की मिसाइल है उसका भी परीक्षण किया ताकि जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की किसी भी हिमाकत के परखच्चे उड़ाए जा सके। अरब सागर में भारत के युद्धपोत INS सूरत ने MR-SAM एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया गया। इस सिस्टम के जरिए भारत तेजी से उड़ने वाले टारगेट्स पर सटीक हमला कर सकता है। देखिए, इससे नौसेना को और ताकत ही मिलेगी। ये परीक्षण इसलिए भी बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान कराची तट पर मिसाइल परीक्षण करने वाला है, लेकिन भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण करके पहले ही पाकिस्तान को अपनी ताकत का आगाह कर दिया है। एक और खबर यह है कि भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को श्रीनगर पहुंच गए। इस यात्रा के दौरान आर्मी चीफ LOC और दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक योजना को लेकर सुरक्षा बैठक करेंगे। किसी भी खतरे से निपटने के लिए भविष्य की योजनाओं को परखेंगे। भारत पाकिस्तान के पर कतरने के लिए एक के बाद एक आपने देखा किस तरह के बड़े कड़े फैसले और कदम उठा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, कहा कि अपने अपने राज्यों में पाकिस्तान के लोगों को तत्काल हटाएं। गृह मंत्रालय पहले ही पाकिस्तान से जुड़े सारे वीजा कैंसिल करने के लिए निर्देश दे चुका है। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर लिखकर सिंधु जल समझौते को निलंबित करने की सूचना दे दी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 28 अप्रैल को जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस सत्र में पहलगांव हमले और उसके बाद के हालात पर चर्चा होगी। भारत के सख्त कूटनीतिक कदमों ने पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ा दी है। वो अंदर से कुछ और महसूस कर रहा है, बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश में है कि उसे फर्क नहीं पड़ता है इंडिया जो भी कर रहा है। पाकिस्तान डेप्यूटी PM इशाक बहुत बेचैन नजर आ रहे हैं। भारत के जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने भी कुछ कदम उठाए हैं। पाकिस्तान की संसद में इसाक डार ने इसकी जानकारी दी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पहलगांव हमले में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका, और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। सिंधु जल समझौते को लेकर उनका दावा है कि भारत इसका जल नहीं रोक सकता क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते से बंधा है, लेकिन अंदर खाने में वो इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। पता है कि भारत ने कह दिया तो कह दिया। भारत ने जल रोका तो इसके बाद क्या किया जाए, इसका रोड मैप बन रहा है वहां पर। इशाक डार सिंधु जल संधि को लेकर भारत के एक्शन से इसलिए डरा हुआ है क्योंकि भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने साफ शब्दों में कह दिया, भारत ऐसी व्यवस्था करेगा कि पाकिस्तान को एक भी बूंद पानी ना जाए। भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान में हड़कंप है। संसद में आज इशाक डार ने यहां तक कहा कि भारत का पानी रोकने वाला कदम चिंताजनक है और यह पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान है। भारत ने पाकिस्तान के नागरिकों का साख वीजा रद्द कर दिया है और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने जाने के लिए कह दिया गया। पाकिस्तान ने भी ऐसा ही कदम उठाया है, हर चीज में नकल करता है। अब इसको भी देखा देखी उन्होंने यही किया है।
उसने इसमें भी एक साजिश रची। पाकिस्तान ने सिख तीर्थ यात्रियों का वीजा रद्द नहीं किया है। ऐसा करके उसने वीजा कैंसिल करने के एक्शन को भी धार्मिक रंग देने की कोशिश की है। शातिरपना का आप लेवल देखिए। इशाक डार भारत को डराने की भी नाकाम कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भारत ने अगर सैन्य ऑपरेशन की कोशिश की तो उसके लिए पाकिस्तानी सेना तैयार है। और सिर्फ यही नहीं, हमेशा की तरह पाकिस्तान की तरह से वो परमाणु हमले की चेतावनी देना भी नहीं भूले। डरा पाकिस्तान गीदड़ भभकी की तरफ। बहरहाल पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम पहलगांव आतंकियों को फ्रीडम फाइटर्स भी बता चुके हैं। पहलगांव हमले के बाद जब उनसे सवाल जवाब किए गए तब उन्होंने कहा कि पहलगांव में फ्रीडम फाइटर्स भी हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, अब आप सोचिए, जब यही मंत्री संसद में कहेगा कि पहलगांव हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था, तो उसके बयान पर कौन विश्वास करेगा। एक तरह से इशाक डार ने यह बता दिया कि पाकिस्तान आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी कहता है और यह पुराना तरीका है उनका। हाँ, जिन आतंकियों को भेजते हैं उनके शव वापस लेने से जरूर इनकार कर देते हैं। एक ऐसा मुल्क है जो अपने सैनिकों के शव नहीं लेता, उन्हें डिसोन कर देता है। यही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो डंके की चोट पर यह स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद और आतंकियों का समर्थक रहा है। ब्रिटिश अखबार कहते हैं ना कि आप 100 झूठ बोलने की कोशिश को करो, लेकिन सच कभी ना कभी आपको फंसा ही देता है। ब्रिटिश अखबार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऑन रिकॉर्ड बताया है कि उनका देश पाकिस्तान पिछले 30 साल से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। उनकी सेना आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। खुद बोला है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देशों के लिए गंदा काम करता है। उन्होंने ये सनसनीखेज दावा एक इंटरव्यू में किया। पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि क्या पाकिस्तान आतंकी गुटों की गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है, तो इस पर उन्होंने कहा कि आतंकवाद के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाया गया और इसका इस्तेमाल किया गया। मतलब आप ये सोचिए कि पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देने की बात भी कबूल रहा है और पीड़ित बनने की कोशिश भी कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने अपने एक इंटरव्यू में, इसी इंटरव्यू में कहा कि आतंकियों को समर्थन देना और ट्रेनिंग देना पाकिस्तान की बड़ी गलती थी। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के तेवर देखकर उनका कहना है कि अगर भारत ने एक्शन लिया तो पाकिस्तान जवाब देगा। दोनों देश परमाणु संपन्न देश है। आपने भी सुन ही लिया, तो वो बस इतना ही कह रहे थे, कबूल है, कबूल है, कबूल है, आतंकवाद से हमारा अमर रिश्ता कबूल है। ख्वाजा आसिफ ने जो बात कबूल की है वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आज से 6 साल पहले दोहरा चुके हैं। वर्ष 2019 में इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान में 30 से 40 हजार आतंकी मौजूद हैं और इनको पाकिस्तानी सेना ने ही तैयार किया है। इमरान खान के इस कबूलनामे से पूरी दुनिया जान गई थी कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। तब इमरान ने कबूला था, अब ख्वाजा ने कबूला है। आतंकवाद कैसे पाकिस्तान की रोजी रोटी है, होता है, हमने किया है, सब कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं। पाकिस्तान के मंत्री अब खुले तौर पर मानने लगे हैं कि उनका देश आतंकियों का समर्थन भी करता है, उन्हें मासूमों को मारने की ट्रेनिंग भी देता है। जिस घटना पर पूरा विश्व एक स्वर में गलत ठहरा रहा है, उसमें वो फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं। भारत यही बात पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया को बता रहा है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि अब आतंकियों और उनके समर्थकों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं तो एक सवाल ये उठता है कि अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है। हम आपको भारत और पाकिस्तान की सेनाओं की शक्ति की एक तुलना दिखाना चाहते हैं। सैन्य शक्ति के मामले में भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर, आसपास भी नहीं है। भारत के पास 26 लाख सैनिक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मुकाबले में आधे सैनिक भी नहीं, 12 लाख। अगर हम सैन्य बजट की बात करें तो भारत का सैन्य बजट पाकिस्तान से करीब 10 गुना ज्यादा है। भारत का सैन्य बजट 6,81,000 करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान का 66,000 करोड़ रुपए। अब देखिए,
लड़ाकू विमानों की बात कीजिए तो भारत के पास 513 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 328 लड़ाकू विमान हैं। भारत के पास करीब 1,48,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और 4,201 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास मात्र 17,000। भारत की नौसेना भी पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली है। भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। भारत के पास 18 डिस्ट्रॉयर शिप्स, 18 सबमरीन्स है, पाकिस्तान के पास एक भी नहीं। 8 सबमरीन्स जरूर है। अब देखिए, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के युद्ध में पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। कुछ देश यूक्रेन के समर्थन में है, कुछ देश रशिया में समर्थन में है। यूक्रेन को उसके मददगार देश हथियार और पैसा दे रहे हैं, रशिया के मददगार देश उसको अलग अलग तरह से मदद पहुंचा रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो दुनिया 2 हिस्सों में बंट सकती है। अब सवाल यह है कि कौन सा देश किसके साथ खड़ा होगा। पहलगाम हमले के बाद से दुनिया के ज्यादातर देश भारत के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। अमेरिका बार बार डोनाल्ड ट्रंप से लेकर तुलसी गबार्ड सब बार बार कह रहे हैं कि वो भारत के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान की मुश्किलें अमेरिका ने और ज्यादा बढ़ा दी हैं। अमेरिका के खुफिया विभाग की हेड तुलसी गबार्ड ने पहलगाम हमले को इस्लामिक आतंकवादी हमला बताया और भारत को इसके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई में पूरा समर्थन देने की बात कही है। पहलगाम हमले के बाद जो स्थिति दिख रही है उसके हिसाब से देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, रूस, ये सभी भारत के साथ, तमाम शक्तिशाली देश भारत के साथ है। लेकिन पाकिस्तान अकेला पड़ गया। उसके साथ कौन कौन है? हमास, जैसे हमने पहले भी आपको कहा था, हमास, लश्कर, जैश, भाई भाई, और ये तीनों पाकिस्तान में पल रहे हैं। इस बार तो चीन भी पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोल रहा है। चीन ने भी इस आतंकी घटना पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। बार बार उनकी तरफ से ट्वीट्स हो रहे हैं। सांसद राहुल गांधी पहलगाम हमले में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंचे। उन्होंने श्रीनगर जाकर घायलों से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा कि सारे भारतीय एक साथ हैं, आतंकवादी कितनी भी कोशिश कर लें हम हरा देंगे। उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी अपने परिवार का सदस्य खोया उन सब के साथ संवेदना है। राहुल गांधी ने ऑल पार्टी मीटिंग का भी जिक्र किया, कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी हम साथ। We had a meeting yesterday with the government and the united opposition condemned this action and said that we are there to support whatever action the government wants to take. The idea behind what has happened is to divide society, is to make brother fight brother. And it is very important that every single Indian stands united, stands together, so that we can defeat what the terrorists were trying to do. My love and affection to everybody who has lost family members. And I want everybody to know that the whole nation is standing together as one. दिल्ली में कांग्रेस ने पहलगाम हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला है। यह मार्च कांग्रेस मुख्यालय से निकला, जिसमें कश्मीर से लौटने के बाद राहुल गांधी भी शामिल हुए। इधर हैदराबाद, जहां पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कैंडल मार्च निकाला। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि भारत का जवाब देने के लिए उनकी फौज और उनकी कौम तैयार है। लेकिन आज भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ा है और साफ कह दिया कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है और उसे भी पहलगाम हमले का दुख है। पहलगाम हमले के बाद आज जुमे के दिन मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, लेकिन इस दौरान एक अलग तस्वीर नजर आई, जब आम तौर पर नमाज के वक्त सफेद कपड़े पहनने वाले नमाजियों ने अपनी बाह पर काली पट्टी लगा रखी थी। ये नया ब्लैक एंड व्हाइट पाकिस्तान के लिए साफ संदेश था। संदेश साफ, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन हां, ऐसे वक्त पर इनका बाहर निकलना एक बड़ा संदेश, एक बड़ा तमाचा जरूर है पाकिस्तान के लिए। काली पट्टी बांधने के साथ ही नमाज के बाद इस आतंकवादी घटना के विरोध में प्रदर्शन हुआ। पाकिस्तान और आतंकियों के पुतले जलाए गए, साथ ही हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये देखिए पाकिस्तान मुर्दाबाद,
उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, देश के कई राज्यों में नमाज के वक्त मुसलमानों ने काली पट्टी बांधी आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इन जगहों पर हुई है। जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है, डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है, और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। हर घर से निकलेगी आवाज, आतंकवाद का हो विनाश, इस तरीके के पैम्पलेट्स लेके लोग खड़े हैं। ये उनके प्रति हमारी मोहब्बत है और हमारे अंदर गुस्सा है कि बेगुनाहों को कब तक मारेंगे। खासतौर पे मजहब का नाम लेके आप मार रहे हैं। ये आप एक ऐसी शुरुआत कर रहे हैं कि जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सब मौजूद हैं जामा मस्जिद के ठीक सामने, जहां के तमाम होटल, यहाँ तक की छोटी दुकानें, सभी कुछ यहाँ पर आपको बंद नजर आएगा। हर जगह आपको ताले नजर आएंगे। ये वो जगह है जहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। सब कुछ यहाँ पर आपको बंद नजर आएगा। इसको अगर हम किसी भी मजहब से जोड़ के देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन ताकतों को मजबूत करने वाले बनेंगे जो कि ये चाहती हैं कि इस मुल्क में दो बड़ी कौमों के दरमियान नफरत पैदा हो। मुसलमान का मतलब यह है कि गैर मुस्लिम की मदद करे, मारने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा कि जो लोग मार रहे थे वो मुसलमान नहीं थे, जो वहाँ पर शिया नौजवान बचा रहा था वो सच्चा मुसलमान था। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान को ये बात पता है कि हिंदू और मुसलमान एक हैं, तो ये ताकत है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि हिंदू और मुसलमान दोनों एक क्यों हैं, ये एक क्यों रहते हैं, क्यों एक थाली में खाते हैं, क्यों एक साथ उठते बैठते हैं, क्यों एक साथ लेन देन करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार से ये अपील है, जिस तरह उन्होंने उन लोगों को गोली मारकर शहीद किया गया है, आप हम लोगों को भी इजाजत दीजिए, हम लोग भी उनके सीनों में गोली मार के आएंगे। पूरे भारत का मुसलमान, जो भी मुसलमान भारत में रहता है, हर एक मुसलमान आज सरकार के साथ इसलिए खड़ा है क्योंकि हमारे मजलूम भाइयों का कत्ल हुआ है, उन्हें मारा गया है। तो ऐसी घटना के हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। अल्लाह के हाथ में हुआ तो हम मरना कबूल करेंगे, लेकिन इस बार 2-4 को लेके ही जाएंगे। इसलिए हमारे भारत सरकार से अपील है वो सख्त से सख्त कदम उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कोई छोटा मोटा काम नहीं हो, मारना हो तो घुस के मारने का काम करे। के बाद से एक खच्चर वाले की तस्वीर आपने देखी होगी जो जमकर वायरल हो रही थी। इसे आतंकवादी बताया जा रहा था। सोशल मीडिया पर एक चश्मदीद महिला अब सामने आई है और उन्होंने दावा किया है कि इस व्यक्ति को बंदूकों की बात करते हुए उन्होंने सुना। वो बार बार लोगों से धर्म पूछ रहा था। इसके बाद जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदिग्ध खच्चर वाले को गिरफ्तार कर लिया है। इस संदिग्ध का नाम अयाज अहमद है, जो गांदरबल का ही रहने वाला है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही थी। ये व्यक्ति सोनमर्ग के थाजवास, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर इस वक्त मोबाइल पर, ये उसी शख्स की तस्वीर है।
अब इसे गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति सोनमर्ग के थाजवास ग्लेशियर पर खच्चर चालक का काम करता है और यही महिला दिखा रही। पुलिस ने हिरासत में लेकर इससे कड़ी पूछताछ की। इससे पहले महिला पर्यटक ने दावा किया था कि संदिग्ध ने उन्हें खच्चर राइड कराई। संदिग्ध ने उस दौरान उनसे कई अजीब अजीब सवाल किए, धर्म को लेकर, धार्मिक स्थलों की यात्रा को लेकर, दोस्तों की धार्मिक पहचान से जुड़े प्रश्न शामिल थे। आसपास जो लोग आपके साथ आए हैं उनके धर्म पूछ रहे थे। महिला पर्यटक ने अपने फोन में मौजूद एक फोटो और व्हाट्सएप ग्रुप के स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए, जिसमें उनके दोस्तों ने भी संदिग्ध की पहचान की। सर, हमारे साथ में 2 लोग उनमें से थे। पहलगाम में हम भी गए थे 20 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को हम लोग खच्चर वालों से मिले। खच्चर वालों से बात हुई, वो बोले ऊपर आपको है ना खच्चर से जाना है। तो खच्चर वाले हमारे साथ 12 लोग भेजे थे, लेकिन रास्ते में जाते जाते वो 4 से 5 रह गए थे और ऊपर जाके 2 लोग हमें नए मिले थे। उनमें से जो स्केच जारी किया है मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो खच्चर वालों में ही था। ये सबसे हमसे धर्म वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। क्या नाम था इनका? मैं नाम नहीं जानती। अच्छा, मैं नाम नहीं पूछी। किस तरह की बातचीत हुई थी इस व्यक्ति से आपकी जो है? मेरे से क्वेश्चन किया उनका लास्ट ना कि आप किस धर्म से हो। मैंने बोला कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, लेकिन मेरे साथ जितने भी लोग आए वो सब मुस्लिम हैं। मैं मुस्लिम लोग फ्रेंड हैं, उनके साथ आई हूँ, और मेरे 4 लोग हम लोग जो हैं वो मेरे बहन भाई जो आए वही हम हिंदू हैं चारों। फिर वो बोलते हैं कि आप अजमेर कभी गई हो? अजमेर दरगाह वो तो राजस्थान में ही है। मैंने कहा मैं कभी नहीं गई दरगाह कभी। मैंने कहा हाँ, फतेहपुर सीकरी गई हूँ और मेरी फ्रेंड वगैरह जाती हैं तो मैं जाती हूँ उनके साथ में। और फिर वो मेरे से बोले थे अमरनाथ। मैंने कहा अमरनाथ तो मैं नहीं गई हूँ। फिर बोले आप रजिस्ट्रेशन होता है उसका? मैंने बोला कराने का सोच रही हूँ। तो वो बोले आप रजिस्ट्रेशन मत कराना, आप आना, हम आपको ले जाएंगे। वो बोलता है कि आप कुरान पढ़ी हो कभी? मैंने कहा नहीं, मैं कुरान नहीं पढ़ी हूँ। तो बोला कुरान आप पढ़ना। मैंने कहा मेरे को उर्दू नहीं आती ना, इसलिए नहीं पढ़ी हूँ मैं। तो बोला वो हिंदी में भी होती है। तो फिर मेरे को थोड़ा वहाँ से डर लगना चालू हुआ। फिर वो जब ये बोला कि कुरान पढ़ना तो थोड़ा मैं और डरी। तो फिर इतने में उसके पास कोई फ़ोन आया, वो यहाँ से फ़ोन निकाला, ऐसे करके बोलता है हेलो, हाँ प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी ब्रेक फेल किसी का बोल रहा था, हाँ गाड़ी ब्रेक फेल बोला था वो। प्लान ए गाड़ी ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें मैं भेजा हूँ और घाटी में वो रखी है घास में। ये बातें उसने फ़ोन पर की हैं? फ़ोन पे बात कर रहा था तो मैं सुन रही थी, ऐसे यहाँ थोड़ा ऐसे साइड में जाके बात कर रहा था। तो मैं जैसे ही उसको देखा, मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ, तो वो फिर अपनी लैंग्वेज में कुछ बात करने लग गया था। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आया था, लेकिन वो बात बहुत देर तक कर रहा था, मैं समझ नहीं पाई थी क्या बोल रहा है। पहलगाम हमले ने सबसे बड़ा नुकसान कश्मीरियों का किया है। इस हमले ने कश्मीर आने वाले पर्यटकों के मन में एक डर पैदा कर दिया है। कई जगहों पर कैंसिलेशन हो रही है। डर कश्मीरियों को जेब पर सबसे बुरा असर डालेगा, क्योंकि उनकी कमाई सबसे ज्यादा टूरिज्म से ही है, पर्यटन से ही है। और पिछले दिनों तो कई गुना इजाफा हुआ, 6 गुना। अप्रैल से सितंबर तक कश्मीर में बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंचे। केवल पिछले 5 सालों में अगर हम आपको बताएं तो कश्मीर जाने वाले टूरिस्ट का डेटा देखिए। साल 2020 में जहां पर 40,000 सैलानी कश्मीर घूमने गए, इसके बाद आप देखिए हर साल कितनी तेजी से ये संख्या बढ़ी है। ये ग्राफ देखिए और फिर आप आगे देखिए। 2022 में 26 लाख से ज़्यादा लोग कश्मीर गए थे, फिर 24 में 35 लाख तक आंकड़ा पहुंच गया। वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर देश विदेश के लोगों के लिए पर्यटन का पसंदीदा केंद्र बन गया है। और ऐसे में कोई आम कश्मीरी नहीं चाहता उनकी ज़मीन पर आतंकवाद फैले। हर आम कश्मीरी वो ये चाहता है कि उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ताकि वो उन्हें कश्मीर की खूबसूरत वादियाँ दिखा सके, उनके ज़रिए अपनी रोजी रोटी को चला सके। टूरिज्म जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। 24-25 में जम्मू कश्मीर की जीएसडीपी में 7.06% की वृद्धि का अनुमान था। अभी जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था 2,65,000 करोड़ रुपए की है। कई दशकों में पहली बार पहलगाम हमले के खिलाफ कश्मीर के लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आम कश्मीरियों ने एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की, पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर के हालात तेजी से बदले तो वहां पर्यटन ने तेज रफ्तार पकड़ ली। इस वजह से कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हो गई है। 0 केसेस। लोगों की कमाई का ऐसा जरिया मिला है जिससे वो समाज की मुख्य धारा में जुड़ना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रति व्यक्ति सालाना आय साल 2025 में 1,55,000 रुपए तक पहुंचने का अनुमान था। ये सब कश्मीर में शांति, सुरक्षा, स्थिरता की वजह से मुमकिन हो पाया, जिससे पर्यटन इंडस्ट्री को सीधा फायदा हुआ। देश भर से लोग वहां पर थे, क्योंकि 2018 से 23 तक आतंकी घटनाओं में लगभग 99% की कमी आई थी।
जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान 7 से 8% है। ये हिस्सेदारी लगभग 21,500 करोड़ रुपए होती है। अगले 4 से 5 सालों में सरकार की कोशिश अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी को 7 से 8% से सीधा 15% तक ले जाने का अनुमान था, लेकिन झटका लग सकता है। सिर्फ पिछले 26 दिनों में श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में लगभग 8,14,000 पर्यटक पहुंचे थे। सोचिए, पहलगाम हमले की वजह से कश्मीर के लोगों को कितना नुकसान हो सकता है। कश्मीर के कई हिस्सों में 90% जो है कैंसिलेशंस कर दी गई हैं। टूरिज्म इकोसिस्टम बहुत बड़ा है, वहां 1500 से ज्यादा हाउस बोट्स हैं, हजारों होटल्स हैं, अनगिनत टैक्सी, टूर गाइड, खच्चर संचालक, हस्तशिल्प बेचने वाले, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं कितनों की रोजी रोटी पर्यटकों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा पर्यटक वहां से ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं, गर्म कपड़े खरीदते हैं, सैफरन, केसर, ये सभी लोग बहुत परेशान हैं। पिछले साल दिसंबर में जम्मू कश्मीर में 1,63,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आए थे, जिसमें कश्मीर में लगभग 6 लाख लोगों को सीधे रोजगार मिलने का अनुमान था। इस साल जम्मू कश्मीर को पर्यटन से 21,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो सकती है, लेकिन पहलगाम हमले का इस पर असर पड़ सकता है। तैयारी तुम भी कर लो रोने की, मेरे सहने का अंतिम दौर था ये।